भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ये जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिनमें कृषि जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर संक्षेप में देखें तो सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग 14 से लेकर के 18% तक जो है वो कृषि का उसमें कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि लगभग 60 से 64% जो एम्प्लॉयमेंट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर आप आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ भी देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और इस तरीके से हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में हम सरप्लस की स्टेज में हैं, जिससे कि हम विदेशी मुद्रा की आय भी कर लेते हैं। तीसरी बात और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा बेसिक नीड जो होता है, जो हमारे भोजन की आपूर्ति है, उसको भी पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कृषि के बिना संभव नहीं है, और इसके बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी है। जैसे आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं। मतलब एग्रीकल्चर केवल एग्रीकल्चर नहीं रहा, अब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हो गया, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि और उससे संबंधित बहुत सारे काम। और उन्हीं संबंधित कामों में एक होता है कृषि विपणन, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? तो किसानों ने जो वस्तुओं का उत्पादन किया, खाद्यान्नों का उत्पादन किया या कैश क्रॉप का उत्पादन किया, वो लोगों तक सही कीमत पर और सही तरीके से और समय पर पहुंचे। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो सही समय पर और सही जगह पर नहीं पहुंचा तो उसे खराब होने की संभावना रहती है। तो विपणन के माध्यम से इस काम में तेजी लाई जाती है। अब विपणन कौन कौन से कामों में करेंगे? तो देखिए, जब आप विपणन करने का मतलब ये है खेत से लेकर उपभोक्ता तक, यानी फार्म टू कंज्यूमर, यानी किसान ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, चाहे वो अनाज या फल या सब्जियां या कैश क्रॉप, और उसको उपभोक्ता तक ले जाना या उद्योग तक ले जाना, ये जो काम है, ये काम बहुत कुछ निर्भर करता है विपणन यानी मार्केटिंग पर। और कृषि से संबंधित और भी बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं जिनमें रोजगार मिलता है। जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कृषि से संबद्ध रोजगार है, जिसमें कि कृषि उपज को, कृषि से उत्पादित फलों को, क्रॉप जो फ्रूट्स होते हैं वो हर जगह नहीं होते। अगर एप्पल चाहिए तो हमें कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जो है वो मध्य प्रदेश में लाना पड़ेगा या बिहार या यूपी में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, परिवहन का, वो एलाइड वर्क है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर हमें सब्जियां, किसी एक शहर में अच्छी सब्जियां उत्पादित होती है और दूसरा शहर जो है वहां पर सब्जी का उत्पादन नहीं होता है, तो वो सब्जी जो है हम दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे परवल वगैरह होता है, ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में नहीं उत्पादित होता है, लेकिन यूपी में बहुत उत्पादित होता है, बिहार में बहुत उत्पादित होता है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में ये सब्जियां भी खाते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारे अनाज जो एक जगह उत्पादित होते हैं लेकिन उसी दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये जो काम है ये सब एलाइड सेक्टर में आएंगे। फूड प्रोसेसिंग इज ऑल्सो ए सेक्टर रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है? जैसे हमें फ्रूट का, जैसे टमाटर का हमें जैम बनाना है, तो टोमेटो इंडस्ट्री जो है वो टोमेटो खरीदेगी किसानों से और उससे क्या बनाएंगे? टोमेटो केचप, है ना, और वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें फ्रूट जैम बनाना है तो बहुत सारे फलों का जैम बना करके उसे मार्केट में बेचा जाता है। जैसे सपोज करिए मैंगो भी चाहिए आपको, एप्पल भी चाहिए, लीची भी चाहिए। अब इन सारे चीजों को किसानों से खरीदा और उसका जो है इंडस्ट्री में प्रोसेस किया और मार्केट में बेच दिया। तो कितने सारे लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और कैपिटल भी क्रिएट होता है। सरकार के जो खजाने में इससे जो है टैक्स के रूप में भी मुद्रा पहुंचती है। तो
और लोगों की, जो लोग इन सेक्टर में काम करते हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो बेस क्या हुआ? जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, जो लीची प्रोड्यूस हो रहा है, जो परवल प्रोड्यूस हो रहा है, जो सब्जियां प्रोड्यूस हो रही है, जो फल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी वस्तु प्रोड्यूस हो रहा है और जो उसका उत्पादन कर रहे हैं, वो सब कृषि से संबंधित है। तो जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, वो सब कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बिस्कुट बनाती हैं, और बिस्कुट के लिए उनके चाहिए गेहूं, तो गेहूं कहां से आएगा? फिर एग्रीकल्चर से आएगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए हमें व्हीट चाहिए, है ना। बिस्कुट इंडस्ट्री के लिए हमें व्हीट चाहिए। फ्रूट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रूट जूस बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, उनको फ्रूट जूस बनाना है। बहुत से चिप्स बनाती है। अब चिप्स बनाने के लिए आलू कहां से चाहिए? तो उसके लिए किसानों का जो उत्पादन है आलू, वो उनसे खरीदते हैं। तो बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं कि किसानों के द्वारा इन्हें उपजाया जाए। भंडारण, स्टोरेज, ये भी एक बड़ा काम है जो कि कृषि से संबंधित है। स्टोरेज, तो बड़े बड़े वेयर हाउसेज कुछ सरकार के द्वारा बनाए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ राज्य सरकार के स्टेट और वेयर हाउसेज होते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं, स्टेट वेयर हाउसेज होते हैं, और कुछ निजी क्षेत्र भी अपने वेयर हाउस खोल कर रखते हैं। तो वो जो निजी होते हैं वो भी चार्जेस लेते हैं किसानों से कि भाई आपने गेहूं प्रोड्यूस किया, आप हमारे पास रखना चाहते हैं, अभी बेचना नहीं चाहते, जब आपको अच्छी कीमत मिलेगी तब आप बेचेंगे, आप रखिए, लेकिन इतने महीनों का इतना चार्ज आपको देना होगा। किसान देते हैं। इसी तरह से सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं, स्टेट वेयर हाउसेज होते हैं। तो भंडारण, और वहां पर उन वेयर हाउसेज में कितने सारे लोग काम करते हैं, पूरा एक विभाग होता है उसका। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, निजी क्षेत्र में भी कई वेयर हाउसेज हैं। तो लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में इस तरह अनाजों के उत्पादन और उन उत्पादन के रखरखाव यानी स्टोरेज से भी संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कृषि का महत्व केवल इस बात से पता नहीं चल पाता है कि उन्होंने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने जो है इंटरनेशनल ट्रेड में कितना कंट्रीब्यूट किया। छोटे छोटे चीजों में, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब जगहों पर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्व देखने में हमें मिलता है। और अगर कुछ बिंदुओं पर देखें कि अभी तक हम लोगों ने इन एलाइड सेक्टर में क्या क्या चीजें हमने देखी है, तो देखिए इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ द लिवलीहुड, यानी हमारी जो लिवलीहुड है, यानी लगभग 58% लोगों का ये जीवन यापन का एक बड़ा साधन है कृषि। अगर हम जीबीए की बात करें यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की, तो देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग मिलाकर के 2019 में, ये एक आंकड़ा इसलिए बताते हैं, इससे आगे पीछे का डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, 18.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट किया। किसने? तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, केवल जिसको लोग इतना ध्यान भी नहीं रखते, फॉरेस्ट्री से यानी वन उत्पादों से बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, जैसे तेंदुपत्ता या बीड़ी उद्योग हो गया, या कागज उद्योग हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, है ना, वहां से बांस चाहिए। तो बहुत सारे उद्योग फॉरेस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे उद्योग जो है अनाजों पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे उद्योग फिशिंग पर निर्भर करते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, हम लोग इंटरनल ट्रेड करते हैं, बहुत सारे समुद्री मछली। अब मध्य प्रदेश में या बिहार में या राजस्थान में तो समुद्र नहीं है, लेकिन वहां पर भी समुद्री मछली का उपभोग किया जाता है। तो ये मछली कहां से आएगी? दक्षिण भारत से, केरल से आएगा, मद्रास से आएगा, या दूसरे राज्यों में जहां पर के समुद्री मछली का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से 2019 में 18.5 लाख करोड़ का जो है हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ का देखेंगे आप जीबीए का, तो लगभग 2019-20 में ये 2.1% का ग्रोथ इसने दिया है, 2.1% का ग्रोथ इसने दिया है। इसी तरह से अगर इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट की बात करें, फूड एंड ग्रोसरी यानी भोजन और अनाज से संबंधित जो बहुत सारी दुकानें होती हैं, सामान होता है, ग्रोसरी होता है अनाज से संबंधित, जो किराने का सामान जिसको बोल सकते हैं, तो हमारा फूड और ग्रोसरी मार्केट जो है ये विश्व में 6ठे नंबर पर आता है। और इस मार्केट का लगभग 70% जो है, 70% जो है वो रिटेल में बेचा जाता है,
थोक में नहीं, रिटेल में। यानी 100 में से 70% ग्रोसरी जो है, जो हमारे किराने का सामान है, वो छोटी छोटी दुकानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। और ये दुकानें गांव में छोटी सी जगह पे है, छोटे से ब्लॉक लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, जिला स्तर पर है, बड़े शहरों में है, कॉलोनीज में है। तो 70% ऐसी जो सेल्स हैं यानी बिक्री है वो रिटेल के थ्रू इन ग्रोसरी का होता है। और जो कृषि उत्पाद होता है जो लोगों के लिए जरूरी है, लोग उसे खरीदते हैं। तो करोड़ों लोगों को इस तरह से उस व्यापार में लाने का काम भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया है। जो किराने के माध्यम से किराने की दुकान खोल के बैठे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, चना बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, और ऐसे करोड़ों लोग हमारे देश में हैं। तो उन्हें भी अपनी रोजी रोटी का एक आधार किसने दे दिया? एग्रीकल्चर सेक्टर ने। यहाँ भी एग्रीकल्चर का महत्व समझ में आ जाता है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये भारत में एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। भारत में जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये 32% जो फूड मार्केट है, फूड मार्केट उसका 32% जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, यानी प्रोसेस्ड फूड का है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो हमारे फ्रूट जैम हो, या टोमेटो केचप हो, या कोई भी ऐसी चीज जो प्रोसेस करके बनाया हुआ, फ्रूट जूस हो, ये सब चीजें जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। और जो हमारा फूड मार्केट है उसका 32% हिस्सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। और इतना ही नहीं, ये विश्व के कुल बाजार का जो है टोटल जितना जहां पर फूड प्रोसेसिंग है उसमें हम 5वें नंबर पर आते हैं इन वर्ल्ड प्रोडक्शन कंजम्पशन। यानी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री का जो कंजम्पशन पूरे विश्व में होता है उस टोटल कंजम्पशन को करने में 5वें नंबर पर भारत का स्थान है। यानी एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमने यहाँ पर बना लिया है। इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, कि आप देखिए कि भारत जो है वो जो हमारा एग्रीकल्चर शेयर है इन एक्सपोर्ट, यानी हम जितनी चीजों का निर्यात करते हैं उस निर्यात में लगभग 12.46% 12.46% शेयर इज ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र का 12.46% जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से यानी कि टोटल एक्सपोर्ट का 12.46%, और दूसरी तरफ 5.63% जो है हम इंपोर्ट भी करते हैं। यानी टोटल जितना इंपोर्ट है हमारे देश में उसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों का 5.63% इंपोर्ट करते हैं, 12.46% हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट का हिस्सा हमारा 2.46% और इंपोर्ट का हिस्सा हमारा 1.46% है। तो इस तरह से हमारे पास एक अच्छी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी इस तरीके से हमारे पास हो जाती है। और अगर आगे बात करें तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बड़ा हिस्सा है इसमें। इन्वेस्टमेंट में भारत में कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश हो या निजी उद्योग इसमें निवेश करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और सरकारें इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही थी जिसमें सफलता भी मिली। तो डिपार्टमेंट ऑफ, जो एक डिपार्टमेंट है हमारे देश में, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से लेकर 2019 तक, सिंस 2000 टू 2019 हमारे देश में जो कृषि क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो यूएस डॉलर में लगभग 9.78 बिलियन का रहा है। मतलब कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों ने भी और सरकारी कंपनियों ने भी निवेश किया, और ये निवेश का जो भाग है आप देखिए 9.78 बिलियन का हो गया। कितना बड़ा निवेश हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया। तो सरकार ने भी अपने इस सेक्टर में एफडीआई को यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या पॉलिसी बनाई? तो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि वो लोग
जो भले ही विदेशी हैं, फॉरेनर हैं, विदेशी कंपनी है, भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर निवेश करना चाहते हैं, if the foreigner, any foreign company want to invest in India and to increase the foreign direct investment, some policies have been designed. क्या डिजाइन किया? तो 100% FDI is allowed. 100% FDI is allowed through automatic route. 100% विदेशी निवेश की स्वीकृति दी जाती है ऑटोमेटिक रूट के द्वारा, जिसमें उन्होंने तय कर दिया अगर आप फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती करते हैं और फूलों का व्यापार करते हैं, हॉर्टिकल्चर अगर आप फलों और सब्जियों का व्यापार करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का व्यापार करते हैं, एपीकल्चर अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं, एपीकल्चर, इन सब चीजों का आप अगर व्यापार करते हैं भारत में आकर, खेती करते हैं अगर भारत में आकर, इतना ही नहीं, मशरूम की खेती करना चाहते हैं आप करिए, 100% आप अपनी पूंजी लगाइए और उस पूंजी को लगा करके जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारे देश में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन सब चीजों को लगा करके और उत्पादन कर सकते हैं। इसका मकसद ये था कि भारत में विदेशी निवेश बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो इससे हमें विदेशी पूंजी की आपूर्ति होगी, फॉरेन जो कैपिटल है उसकी आपूर्ति होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया था। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करता है, कैसे, इससे क्या महत्व, इससे क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा। तो देखिए इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होगा, टेक्नोलॉजी आएगी। विदेशों में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में जो ट्रेडिशनल जो हम खेती करते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में करते हैं या दूसरे सेक्टर में करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आने की संभावना हमारे देश में बढ़ गई है। तो ये इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर की तरक्की बढ़ेगी, जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये भारत में बढ़े, इसको लेकर भी सरकार ने ये कदम उठाए कि अगर इन सेक्टर्स में वो आना चाहते हैं आए। इसके अलावा बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी 100% एफडीआई। अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी यूरोप की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है, इंग्लैंड की है, डेनमार्क की है, और वो कोई नए किस्म का बीज बनाना चाहते, सीड बनाना चाहते हैं, आप रिसर्च करिए हमारे देश में आके, कोई कंपनी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे रोजगार भी मिलेगा हमारे देश के लोगों को। तो अगर हम कोई नए किस्म का बीज नहीं बना पा रहे, हमने विदेशियों को बोला, फॉरेन कंपनीज को बोला कि आप हमारे देश में आकर कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी 100% एफडीआई कर सकते हैं, यानी कि गाय भैंस बकरियां पालिए, भेड़ पालिए, मीट उसका उत्पादन करिए, दूध का उत्पादन करिए, बेचिए, कोई मना ही नहीं है। तो विदेशी कंपनी इन क्षेत्रों में आ सकते हैं। पीसी कल्चर, मछली उत्पादन में भी उनको मौका दिया गया। एक्वा कल्चर, जो पानी में उत्पादित होने वाली बहुत सारी जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं या जीव जंतु होते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं, एक्वा कल्चर बोलते हैं। इस तरह से जो है 100% एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एफडीआई पॉलिसी इन एग्रीकल्चर बनाई। प्लांटेशन फार्मिंग में भी मौका दिया गया, बोला कि आप कॉफी का उत्पादन करना चाहते हैं, आप प्लॉट खरीदिए फार्म और कॉफी की खेती करिए। बहुत सारे देश हैं जहां कॉफी बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव्ड है। ब्राजील इनमें से एक देश है, और भी कई देश हैं, उनको आमंत्रित किया हमने कि आप भारत में आइए, कॉफी का उत्पादन कीजिए और उसको जो है आप इंटरनेशनल लेवल पर आप उसे बेच भी सकते हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए प्लांटेशन सेक्टर में भी मौका दिया गया। चाय की खेती के लिए, रबर की खेती के लिए, पाम ऑयल की खेती के लिए हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मौका दिया। और इसका लाभ ये हुआ कि कई विदेशी कंपनियां और कई देशी कंपनियों ने भी भारत में निवेश जो है उन्होंने प्रारंभ किया। अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो देखिए, नेस्ले नाम की जो कंपनी है, नेस्ले, इसने 700 करोड़ रुपए का निवेश किया। गुजरात में, महाराष्ट्र में और भी कुछ राज्यों में इन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपीस का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सेक्टर में इन्होंने निवेश किया। हल्दीराम
नमकीन, भुजिया और क्या क्या चीजें ये लोग बनाते हैं। इन्होंने अमेजन के साथ मिलकर, अमेजन कंपनी जो कि एक बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने अमेजन और हल्दीराम ने मिलकर अपने प्रोडक्ट को जो है अमेरिका में विस्तारित करने का प्लान बनाया इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि अमेजन कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये प्रोडक्ट को सप्लाई करने से जुड़ी हुई कंपनी है। तो हल्दीराम ने मिलकर इनके साथ योजना बनाई। कोका कोला ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत सारे उस कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोडक्ट बना करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई है। रानी फ्रूट नाम का एक जूस इन्होंने लॉन्च किया और इसके कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने भारत में भी खोलना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो हैं डेवलप हुए। ये सब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, इसके कारण से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ा और इसका लाभ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के किसानों को भी मिला। क्योंकि एक तो उनको टेक्नोलॉजी समझने का मौका मिला, दूसरी चीज ये कि भारत में जो है एक विविधता आई, उत्पादों की विविधता, उससे मार्केट बढ़ा, बाजार बढ़ा, जो कंज्यूमर्स थे वो उन प्रोडक्ट के से आकर्षित हुए और उन प्रोडक्ट से जब आकर्षित हुए तो कंज्यूमर बढ़े और इससे जो है, इससे कुल मिला के जो है हमारे जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे देश का है, उसमें भी काफी तरक्की हुई। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसी भी कोशिश की कि ये जो किसान हैं जिनकी स्थिति में लगातार हमें सुधार करना है, क्योंकि अगर किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, अगर किसान बेहतर स्थिति में नहीं होंगे तो फिर जो लाभ कृषि क्षेत्र को अभी तक मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार ने ये भी कोशिश की कि उन्हें लाभान्वित किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार हो। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि सरकार ने इन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐसी क्या योजनाएं बनाई हैं, उनको क्या बेनिफिट देने की कोशिश की है जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार हो और वो मजबूती से देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सके। तो कुछ जिक्र यहाँ उसका भी कर लेते हैं। जैसे देखिए आप, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू की है, खासकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय ही शुरू हुई थी। इस योजना का नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि जो जानवरों में एक फुट एंड माउथ डिजीज होता है उसके कारण हमारा जो डेयरी सेक्टर है यानी दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र है वो बहुत प्रभावित होता है। और जानवर जो है किसानों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी आय के स्रोत होते हैं, गाय, भैंस, बकरियां। तो ये जो स्रोत होते हैं वो इन बीमारी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सरकार ने एक योजना के तहत फुट एंड माउथ डिजीज ना हो जानवरों में, इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसी तरह से 2019 के बजट में ये घोषणा भी सरकार ने की कि अब किसानों को, जो हमारे फार्मर्स हैं, उन किसानों को हम साल में 6,000 रुपए की जो है न्यूनतम 6,000 रुपए की जो उनकी मिनिमम नीड है उसको पूरा करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। और उस प्रोग्राम का नाम रखा उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। यानी कि वो किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो छोटे किसान हैं जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वो किसी न किसी रूप में कृषि क्षेत्र में, आप देख ही रहे इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने ये तय किया कि मिनिमम 6,000 रुपए तो उनकी जेब में साल भर में हमें पहुंचाना है और इसे पीएम सम्मान निधि योजना का नाम दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज भी आ गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कम से कम एक निश्चित राशि किसानों की जेबों में पहुंचने लगा। एक और काम सरकार ने किया और ये भी मोदी सरकार के समय में ही हुआ है, जबकि जो हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत सारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जो हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक जिक्र किया था कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चलाए जा रहे हैं ना, बहुत पारंपरिक तरीके से चलाए जाते हैं। उसमें जो है ना तो कंप्यूटराइजेशन है, ना बैंकिंग की जो हमारी आधुनिक व्यवस्था है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है। बहुत सारे जो बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सब में तो ये स्थिति में सुधार हो गया है। लेकिन जो छोटे स्तर पर, खासकर ग्रामीण स्तर पर जो बैंक हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनमें
कंप्यूटराइजेशन का बहुत अभाव है। तो इसके कारण से वो ना तो नेफ्ट की प्रोसेस में जुड़ पाते हैं, ना आरटीजीएस की प्रोसेस में जुड़ पाते हैं, और न ही अपने ग्राहकों का ध्यान रख पाते हैं पूरी तरह से। तो उनकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो इसी कारण से उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसमें सारे जो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको कंप्यूटराइज करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड अलग से रखा गया। 2000 करोड़ फंड वाज अलॉटेड फॉर दिस पर्पस। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को समय पर कर्ज मिल सके बीज के लिए, खाद के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो ये तभी संभव था जब कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंटेन रहे, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थिति अगर खराब होगी तो वो क्या मदद कर पाएंगे। तो सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया और उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश की। इसके अलावा भारत सरकार ने एक काम किया है जिसे ई नाम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विच इज कॉल्ड ई नाम। ई नाम जो है ये एक ऐसा मंच है, एक्चुअली 2016 में ये डेवलप किया गया था। इसका ये एक ऐसा मंच बनाया जिसमें कि किसानों को भी जोड़ा गया, और जो व्यापारी हैं जो किसानों से अनाज या फल या सब्जियां खरीदते हैं उनको भी जोड़ा गया। तो ये एक मंच हो गया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब ये मंच जो है ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कंप्यूटर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें किसानों को भी रजिस्टर किया गया। तो एक आंकड़े के मुताबिक मई 2018 तक इसमें 9.87 मिलियन फार्मर्स, 9.87 मिलियन फार्मर्स जो है इसमें जुड़ गए, यानी लगभग मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास जो है इसमें किसान जुड़ गए, और साथ में फार्मर्स जुड़ गए, और साथ में जो है बहुत सारे जो है इसमें व्यापारी भी जुड़ गए बहुत सारे। तो इन किसानों और व्यापारियों के एक मंच बन गया ये, जिसे ई नाम कहते हैं। तो ट्रेडर्स जुड़ गए इसमें 1,09,725, 1 लाख, ये 2018 तक का आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन उस समय के आंकड़े के मुताबिक लगभग 1 करोड़ के आसपास किसान और 1,09,725 के आंकड़े के आधार पर ट्रेडर्स इससे जुड़ गए। अब इनका क्या मकसद होगा? इनका मकसद ये था कि ये जो व्यापारी जिस तरह के किसान अपनी चीज उसमें लगा देंगे कि भाई मेरे पास इतना क्विंटल गेहूं है, इतना क्विंटल चावल है, इतना क्विंटल हमारे पास चना है, इतना हमारे पास गन्ना है, इतना। तो जो भी ट्रेडर उन्हें ज्यादा कीमत देगा, ज्यादा बोली लगाएगा, उसको वो सामान बेच देंगे। तो ये एक नई ट्रेडिशन कंप्यूटर के माध्यम से, जैसे शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से अनाज खरीदने की ये जो तरीका निकाला गया, इससे आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो किसानों को मिल सके, हमारे जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल सके, ये कोशिश भी सरकार के द्वारा की गई। इसके अलावा और भी कुछ काम किए गए, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। तो पिछले कुछ सालों में 4% की दर से, यानी हर साल 4% की दर से स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, इसके ऊपर भी भारत सरकार ने इस पर काम किया है। तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, भारत में कृषि क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, इसके अलावा भारत में जो है किसानों को की आर्थिक स्थिति और उनकी जो समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए, इन सब क्षेत्रों में भारत सरकार ने भी कई उल्लेखनीय काम किए हैं। और इन सब कार्यों के कारण आज कृषि जो है इस स्थिति में है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज कृषि इस स्थिति में है कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, हमारे पास इतना फूड ग्रेन स्टोरेज में होता है कि हम लोगों को 9 महीने तक भोजन करा सकते हैं। ये एक अचीवमेंट हो गया। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन करते हैं
अब यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा कि शहरी क्षेत्र में या मान लीजिए शहर में रहने वाले लोगों की आय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय, शहरों में काम करने वाले लोगों का जो श्रम और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का श्रम का अगर रेशियो देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में काम ज्यादा परिश्रम लेकिन आय फिर भी थोड़ी कम है। तो इसमें सुधार की भविष्य में गुंजाइश है। तो जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, उससे किसान जुड़ते जाएंगे, फार्मर्स उन चीजों को समझते जाएंगे, इस स्थिति में भी सुधार होगा। क्योंकि किसानों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, श्रम ज्यादा करना पड़ता है। तो जैसे जैसे उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई प्रौद्योगिकी आएगी, जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो नई नई जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के खाद, इन सब चीजों को किसानों तक पहुंचाएंगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्थिक विकास में और बढ़ जाएगा। तो आईटी के सेक्टर में देखिए, किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक सिस्टम सरकार ने शुरू किया, कॉल सेंटर बोलते हैं इसको, किसान कॉल सेंटर। इसमें आईटी का यूज है। ये जो है किसान को अगर कोई प्रश्न पूछना है, कोई उनकी समस्या है, चाहे वो मिट्टी से रिलेटेड हो, अनाज से संबंधित हो, फसल के किसी अनाज की कीमत से संबंधित हो, तो वो जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। 1551 लास्ट में एक नंबर है 1551, उस पर वो फोन लगा सकते हैं। ये कॉल सेंटर है, मुफ्त में वो फोन लगा करके जो है पूछ सकते हैं और उनको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। और इस तरीके से उन्हें जो है उनको अगर कोई अनाज की कीमत जो है बाजार में क्या चल रहा है, अगर मिट्टी में कोई फसल लगानी है, मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मौसम विभाग की जानकारी उनके पास नहीं होती है। अगर उन्होंने कोई ऐसा क्रॉप लगा दिया जो जिसके लिए 2-3 दिन 5 दिन बारिश होना ठीक नहीं रहेगा, और वो क्रॉप उन्होंने लगा दिया, दिन में उन्होंने क्रॉप लगाया और शाम को बारिश हो गई, तो वो बीज जो है मिट्टी में सड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों से कृषि क्षेत्र में, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों से कृषि क्षेत्र में रिवॉल्यूशन आ जाता है, इससे क्रांति आ जाती है। मिट्टी का परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। क्रॉप रोटेशन, इससे उत्पादन। तो जैसे जैसे हमारे किसान इन सब चीजों से प्रशिक्षित होते जाएंगे, उन्हें नया बाजार मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा। इन्हें जो उन्होंने उत्पादित किया उनके उसके लिए नया बाजार भी चाहिए उनको, क्योंकि पहले ही बात कर चुके, अगर किसान उन्हें मेहनत किया, उत्पादित किया और उनके कॉस्ट प्राइस भी उनको ना मिल सके तो क्या होगी स्थिति ये होगी कि किसान हतोत्साहित हो जाएंगे, फिर उत्पादन नहीं करेंगे, और उत्पादन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये होगा कि भोजन की जो हमारी बेसिक नीड है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। संकट के समय जब हमें बड़ी मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से लाएंगे? हम विदेशों से मंगाने में बहुत समस्या आती है। और इस कारण से अगर हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनकी आमदनी को बढ़ाएंगे, जो कि सरकार अपने तरीके से कोशिश कर भी रही है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है। स्टोरेज कैपेसिटी क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि अगर हम उत्पादन को बढ़ा रहे तो उन्हें रखरखाव भी होना जरूरी है। उन्हें कीड़ों से बचाना, बारिश से बचाना, विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उनसे बचाना जरूरी है। तो प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज चेन, प्रॉपर उनका जो है लॉजिस्टिक, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अनाज एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है, तो हम ट्रेनों के माध्यम से उन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इसका फायदा दो तरफ से होता है। एक तरफ जहां रेलवे को उससे जो है किराया मिलता है, और दूसरी तरफ जो किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ती है। किसानों का जो उनका जो कॉस्ट है, उनकी जो पूंजी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि उसकी ज्यादा कीमत उन्हें मिलती है। क्योंकि जिस जगह वो चीज नहीं है, अगर वहां जाएगा तो उनको ज्यादा कीमत मिलेगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उसकी कीमत कम से कम है। और आजकल तो सरकार ने, जो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी तो फलों और सब्जियों तक को भी कैरी करने की व्यवस्था की है। उन्होंने कुछ ऐसे जो ट्रेन चलाए हैं, ऐसे डब्बे बनाए हैं जो कोल्ड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कोई फल है 2 दिन में खराब हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज वाले जो ट्रेनें हैं उसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं, और इस तरीके से किसानों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। किसानों की
स्थिति में सुधार हो रहा है, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो सरकारें जो है वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। इससे शहर में रहने वाले लोगों की भी स्थिति में सुधार हो रहा है, गांव के में रहने वाले लोगों की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो बात की गई है इन दोनों वीडियोस में, जो पहला था और ये दूसरा जो आपके सामने आया, इन दोनों से एक बात निकल करके सामने आ जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिसका आधार कृषि है, जिसके विकास के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है, अगर उस कृषि को हमने पूरा समर्थन और सम्मान नहीं दिया तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह घातक साबित होगा। इसीलिए जहां एक तरफ आम जनता को उन उत्पादकों यानी कि कृषि उत्पादकों को सम्मानित करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी कीमतों को सही कीमत देने के लिए उनकी वस्तुओं द्वारा उत्पादित कीमतों को सही कीमत दे सकें, इसके लिए उनमें सोच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी उन किसानों की स्थिति में सही ढंग से सुधार हो, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो, उनकी कृषि की स्थिति में सुधार हो, उनकी सिंचाई की स्थिति में सुधार हो, उनके उत्पादन और स्टोरेज की स्थिति में सुधार हो, उनके लिए नया बाजार मिल सके, इन सब चीजों के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि अर्थव्यवस्था है। धन्यवाद।